Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 6 for the course of Reinforced Concrete Design 2. This course is generally for BSc Civil Engineering. I myself engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 6 and week number 6. So these are your reference text books for this course. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिजाइन ऑफ इनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से रेलेवेंट कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं. So in our today's class we are going to discuss about torsion in beams, how torsion behave in beams. Basically जो structures हैं हमारे exist करते हैं उन structures के अंदर torsion जो है वो किस तरह से एक important role play करता है. नॉर्मली हम बीम्स के अंदर दो किस्म की reinforcements प्रोवाइड करते हैं एज अ मेन reinforcement, एज अ टेंशन reinforcement एंड compression reinforcement, जो कि मेन बाज होती हैं. उसी तरह से जब shear की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो shear के हवाले से हम स्टीरअप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिसको हम सेकेंडरी reinforcement या जो है वो shear reinforcement कहते हैं. तो उसी बीम के सेक्शन में अगर आपका टॉर्जन का इफेक्ट आ जाता है तो टॉर्जन को आप किस तरह से रेजिस्ट करते हैं या टॉर्जनल फोर्सेस को आप किस तरह से काउंटरैक्ट कराते हैं, उस तरह से उसको जो है वो हमने डिस्कस करना है. और उसके लिए जो रीइंफोर्समेंट्स क्राइटेरियाज है उनको हमने डिस्कस करना है कि हम कैसे प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स के अंदर. सो नाउ वी हैव इक्विलिब्रियम एंड कंपैटिबिलिटी टॉर्जन्स. So in structural analysis of concrete members, we have different forces acting on the members such as normal forces, bending moments, shear forces and torsional moments. ये तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता चल गई कि कौन कौन से पॉसिबल फोर्सेस हैं जो कि स्ट्रक्चरल मेंबर्स के अंदर एक्ट करते हैं. So the design of a concrete member is based on the failure of the members under the factor loads. कि जो फैक्टर लोड्स हैं उनकी वजह से जो फेल्यूर अपीयर होते हैं उन्हीं के हिसाब से हम ट्रीट कर रहे होते हैं मेंबर्स को. So in statically indeterminate members, a redistribution of movement occurs before failure. Consequently, design movements may be reduced, whereas in statically determinate members such as simple beams or cantilevers, no movement redistribution occurs. अब sometimes क्या होता है कि कंटिन्यूस मेंबर्स हैं, कंटिन्यूस मेंबर्स के अंदर आपने कंटिन्यूस बीम्स प्रोवाइड किए और तमाम मेंबर्स जो हैं स्लैब्स भी आपने कंटिन्यूस स्पैन्स के तौर पे डिज़ाइन की. तो वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता एक मेंबर कोई कॉलम एक सर्टेन डिफ्लेक्शन को फेस करता है तो आपके जो स्टिफ मेंबर्स हैं तो उन स्टिफ मेंबर्स की वजह से उस कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है अदर मेंबर्स के अंदर, जो कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर पॉसिबल है. लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस की बात करें इन सिंपल मेंबर्स डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, तो वहां पे अगर आपके सिंपल एक कमरा है सिंपल 4 कॉलम्स के ऊपर, एक कॉलम अगर सेटल हो जाता है तो ओवरऑल तमाम मेंबर्स के अंदर कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इस वजह से जो है मेंबर आपका कोलैप्स कर जाता है. तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स है और यहाँ पे जो है हमारे पास जो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स है. सो इन द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, two possible cases may apply after cracking. Those cases basically are, जिसके अंदर पहला जो केस है वो इक्विलिब्रियम टॉर्जन कहलाता है. दिस केस अकर्स व्हेन द टॉर्जनल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर टू बी इन इक्विलिब्रियम एंड अल्टीमेट फैक्टर टॉर्जन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स. एंड इन द केस ऑफ सिंपल बीम्स, इक्विलिब्रियम टॉर्जन जो है उस केस के अंदर अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर्स कंसीडर करते हैं, कैंटिलीवर केसेस कंसीडर करते हैं, सिंपली सपोर्टेड मेंबर्स कंसीडर करते हैं, तो वहां पे जो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है वो समटाइम्स अचीव होती है, समटाइम्स नहीं होती. जब आपका टॉर्जन अपीयर होता है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स नहीं होती. इस वजह से इस केस को जो है हम एज अ सिंपल या इक्विलिब्रियम टॉर्जन के हिसाब से ट्रीट करते हैं. सेकंड केस बेसिकली इज द कंपैटिबिलिटी टॉर्जन. जब आपके मेंबर्स कंटिन्यूअस डिजाइन होते हैं, कंटिन्यू मेंबर्स आपके डिजाइन हुए, तो उस केस के अंदर अगर कोई एक मेंबर आपकी सेटलमेंट को फेस करता है, टॉर्जन फोर्सेस अपीयर होते हैं, तो वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस या फोर्सेस की जो क्राइटेरिया है वो अपीयर होता है और वो अप्लाई हो जाता है मेंबर्स के अंदर. एक मेंबर के ऊपर जो आपकी स्ट्रेसेस हैं वो दूसरे मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो उस केस को बेसिकली हम कंपैटिबिलिटी टॉर्जन के हिसाब से डिजाइन कर रहे होते हैं. सो इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस के हिसाब से जो ACI सजेस्ट करता है लिमिटेशन ऑफ टॉर्शनल मूवमेंट स्ट्रेंथ, वी हैव फॉर सॉलिड सेक्शंस डिफरेंट इक्वेशंस एंड फॉर हॉलो सेक्शंस वी आल्सो हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस हियर. इन एक्सप्रेशंस को हम कंसीडर करते हैं और टॉर्शनल मूवमेंट स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं.
इसी तरह से हमारे पास वेब रिइंफोर्समेंट है कि एसीआई के अप्रोचेस जो हैं वेब रिइंफोर्समेंट के हिसाब से क्या कहते हैं, क्लोज स्टीरअप्स जब हम प्रोवाइड करते हैं, एटी जो ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट है उसका ओवरऑल एरिया कितना होना चाहिए, नॉमिनल जो हमारी टॉर्क है वो 2 इंटू ए नॉट इंटू ए टी एफ वाई टी कॉट थीटा ओवर एस, 5 बेसिकली इज 0.75 एंड टी एन बेसिकली इज द नॉमिनल टॉर्जन जो कि अल्टीमेट टॉर्जन या फैक्टर टॉर्जन डिवाइडेड बाय थीटा या 5 फैक्टर हम कंसीडर कर रहे होते हैं नॉर्मली। अब वेब इन्फोर्समेंट के लिए एरिया ऑफ क्लोज स्टील आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, मजीद उसकी डिफरेंट इक्वेशंस वगैरह सजेस्टेड हैं यहाँ पे। हम जो है जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं इक्वेशंस का, क्योंकि आगे हमने डिजाइन एग्जांपल्स भी सॉल्व करना है, तो जो रिलेवेंट इक्वेशंस और डिजाइन एक्सप्रेशंस होंगी उनको हमने वहाँ यूटिलाइज करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप जैसे यूटिलाइज करते जाओगे आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्लोज्ड एरिया ऑफ स्टील फाइंड करने के बाद हमारे पास एडिशनल लॉन्गिट्यूडनल एरिया ऑफ स्टील या लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट के हिसाब से इक्वेशन सजेस्टेड हैं, जो कि आप AT ओवर S इंटू PH FYT ओवर FY इंटू कॉट थीटा स्क्वायर आप फाइंड आउट करते हैं। इनको आपने यूटिलाइज करना है, अचीव करना है मेंबर्स के अंदर के एडिशनल रिइंफोर्समेंट आया, हमें एज अ मेन रिइंफोर्समेंट के साथ कोई लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी चाहिए उन टॉर्शनल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने के लिए या नहीं, उसी हिसाब से हम इसको डिसाइड करते हैं। थीटा यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्रीज है। इसी तरह से जो AL लॉन्गिट्यूडनल स्टील है AT ओवर S इंटू PH भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इट शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रांसवर्स लेग स्टील जो कि आपका स्टीरअप स्टील है डिवाइड बाय स्पेसिंग इनटू x1 प्लस x2। x1 एंड x2 जो हैं वो अदर डायमेंशंस हैं, इनको भी हम कंसीडर करते हैं व्हाइल कंसीडरिंग अवर जो है वो वेब रिइंफोर्समेंट फॉर द टॉर्जन केस। उसके बाद मिनिमम टॉर्जनल स्टील है, मिनिमम टॉर्जनल स्टील को हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर आपकी कंक्रीट 4.5 KSI से कम है या 4.5 KSI से ज़्यादा है, दोनों के लिए आपके पास फार्मूलाज वगैरह सजेस्टेड हैं। इन फार्मूलाज को यूटिलाइज करके आप मिनिमम ट्रांसवर्स क्लोज स्टीरअप आप फाइंड आउट करते हो कि मिनिमम जो है हमारे पास स्टील टॉर्शनल इन्फोर्समेंट के लिए जो क्लोज स्टीरअप फॉर्म के अंदर है वो कितनी होनी चाहिए। और आगे जो है हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स आल्सो। यहाँ पे हमारे पास जो है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील फॉर द लॉन्गिट्यूडनल एज अ मेन रिइंफोर्समेंट, वो भी एक इक्वेशन सजेस्टेड है, इससे हम जो है वो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करते हैं इन द केस ऑफ टॉर्जन। जब हम ACI डिज़ाइन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, जब डिज़ाइन करने के लिए कोई भी डिज़ाइन एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं बीम्स के केसेस के अंदर, तो वहाँ पे जो टॉर्जन का एक प्रोसीजर फॉलो होता है, उस प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले हम फैक्टर लोड्स या फैक्टर शेयर फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं और फैक्टर टॉर्शनल ओवरऑल अल्टीमेट मूवमेंट हमारे पास कितनी है उसको हम डिसाइड करते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज फॉर शेयर एंड टॉर्जन आर एट सेक्शन D, जो कि D डेप्थ है हमारे पास, उस डेप्थ के अंदर हम एक क्रिटिकल सेक्शन को डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल क्रिटिकल सेक्शन जहां पे डायगोनल स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हैं वहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लेट्स सपोज कि मेंबर के अंदर D डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द फेस, D डिस्टेंस के ऊपर जो है हमारे पास एक क्रिटिकल सेक्शन जनरेट होता है। उसी हिसाब से हम फैक्टर शेयर फोर्स और फैक्टर टॉर्शनल फोर्सेस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम शेयर इन्फोर्समेंट डिसाइड करते हैं। शेयर इन्फोर्समेंट के अंदर हमारे पास टॉर्शनल इन्फोर्समेंट है, जो कि अगर आपका अल्टीमेट फैक्टर टॉर्जन जो है अगर ज़्यादा आता है कंक्रीट और क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम उसको डिसाइड करते हैं क्या हमने क्या करना चाहिए। और इसी तरह से जो है वो शेयर इन्फोर्समेंट के अंदर भी हम चेक अप्लाई करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम शेयर को डिजाइन करते हैं। नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है कि इधर कंक्रीट की शेयर कितनी है और ओवरऑल स्टील का शेयर कितना रेजिस्ट कर रहा है। इसी तरह से स्टील का शेयर जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं अल्टीमेट फैक्टर्ड शेयर माइनस कंक्रीट शेयर डिवाइडेड बाय 5 फैक्टर, जिससे आपको ओवरऑल एक शेयर मिल जाती है कि स्टील रेजिस्टेंस मटेरियल कितना शो करा रहा है। इसी तरह से जो आपके स्टील के या कंक्रीट की प्रॉपर्टीज हैं वहां से भी आप शेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम वेब शेयर को आइडेंटिफाई करेंगे। वेब शेयर के बाद डिफरेंट चेक्स को अप्लाई किया जाएगा कि एरिया ऑफ वर्टिकल रिइंफोर्समेंट या स्टीरअप्स के हिसाब से उनकी स्पेसिंग के हिसाब से मिनिमम एरिया ऑफ स्टील की इक्वेशन सेटिस्फाई आ रही है या नहीं आ रही, उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद केसेस डिसाइड किए जाएंगे कि इधर जो इक्विलिब्रियम टॉर्जन है ओवरऑल फैक्टर टॉर्जन मूवमेंट है वो किस केस के अंदर फॉल कर रहा है, इक्विलिब्रियम टॉर्जन के अंदर या आपका कंपैटिबिलिटी टॉर्जन के अंदर, उसको डिसाइड करते हैं। फिर हम ओवरऑल साइज ऑफ द सेक्शन को कंसीडर करेंगे, उसको एनालाइज करने के बाद उसको चेक अप्लाई करेंगे कि इधर सेक्शन जो है वो हमारा सेफर साइड के ऊपर है या नहीं। उसके बाद डिटरमाइन करते हैं हम क्लोज स्टीरअप्स के लिए ओवरऑल एरिया कितना रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम अलोएबल स्पेसिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए, इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं।
स्टीरअप्स को डिसाइड करने के बाद हम एडिशनल लॉन्गिट्यूडनल स्टील को फाइंड आउट करते हैं कि टोटल लॉन्गिट्यूडनल स्टील आइदर जो हमने प्रोवाइड किया है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन एंड जो टेंशन इन्फोर्समेंट, एडिशनल इन्फोर्समेंट अगर हम लॉन्गिट्यूडनल के केस में टॉर्जन अगर ज़्यादा एक्सीड कर रहा है हमारे जो स्ट्रेसेस प्रोवाइड हैं या जो स्टील प्रोवाइडेड है उससे, तो हमने एडिशनल इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना है जो कि हमारा रेजिस्ट करेगा टॉर्शनल स्ट्रेसेस को। वो हमने फाइंड आउट करना है कि मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील जो है वो टॉर्जन के केस में आपको कितनी रिक्वायर्ड है, एडिशनल इन्फोर्समेंट आपने प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी। उसके बाद हम टोटल एरिया ऑफ क्लोज स्टील्स फाइंड आउट करते हैं जो कि अल्टीमेट फैक्टर्ड शियर और फैक्टर्ड जो टॉर्शन है उसको रेजिस्ट करेगा, और जो है फाइनली हम क्लोज्ड स्टील्स के हिसाब से हम स्पेसिंग को डिसाइड करते हैं जो कि कम से कम जो है 12 इंचेस आपने प्रोवाइड करनी है या pH/8 आपने मिनिमम वैल्यू रखनी है। The steel should be extended a distance bt plus d beyond the point theoretically no longer, so whereas bt basically is the width of the cross section, जो आपकी ओवरऑल एक्सटेंशन है स्टीलअप्स की वो कितनी होनी चाहिए, दोनों लेग्स जो आप कनेक्ट करते हो एक्सटेंशन वहाँ पे कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है ओवरऑल फाइंड आउट करनी है। एक डिज़ाइन एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, उसके अंदर मजीद आपकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। So now we have a design example of equilibrium torsion. Basically determine the necessary web reinforcement for the rectangular section as shown in figure 1. The section is subjected to an factored shear force of 48 kips and equilibrium torsion of 360 kips at a section located at a distance d from the face of the support. Use normal weight concrete with comparative strength of 4 KSI and steel yielding strength of 60 KSI. जो सेक्शन है वो 23 बाय 16 इंचेस का है जिसके अंदर आपको 2.5 इंचेस क्लियर कवर ऑलरेडी गिवन है, और जो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है वो आप डिडक्ट कर दोगे फ्रॉम 23 में से 2.5 इंचेस जो कि सेंटर ऑफ इन्फोर्समेंट से लेके बॉटम फाइबर या टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस है। 2-4 नंबर की बार्स ऊपर है और 5 जो है 9 नंबर की बार्स नीचे एज अ टेंशन इन्फोर्समेंट है। हमने जो है नेसेसरी वेब रीइंफोर्समेंट को डिसाइड करना है कि आइदर रीइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी है। So now we have a solution. First of all, we have design forces, ultimate shear we have 48 kips and equilibrium torsion we have 360 kip inches। और सेकंड स्टेप के अंदर हमने shear reinforcement को डिसाइड करना है कि आइदर shear reinforcement हमने प्रोवाइड करनी है या जो सेक्शन हमने प्रोवाइड किया है वो इनफ है shear stresses को रेजिस्ट करने के लिए। सो कंक्रीट की जो shear है वो हम फाइंड आउट करते हैं। जो अल्टीमेट shear है फैक्टर्ड वो आपका ज़्यादा है अगर 5VC/2 से, तो उस केस के अंदर हमारा जो shear reinforcement है वो हमने प्रोवाइड करना है। इस केस में हमने 5VC जब फाइंड आउट किया तो 5 × 2 टाइम्स लैम्डा √ FC' × BD ओवरऑल वैल्यू हमारे पास 31.1 किप्स आ गई, जो कि जब आपने इसको हाफ कर लिया और 5 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल वैल्यू 15.55 आ गई। और 48 की जो अल्टीमेट फैक्टर्ड shear है वो 48 है जो कि ज़्यादा है 15.55 से, तो देयरफॉर वी हैव टू प्रोवाइड shear reinforcement टू काउंटरैक्ट दिस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम टॉर्शनल इन्फोर्समेंट को चेक करते हैं कि आइदर टॉर्शनल इन्फोर्समेंट हमने एडिशनल प्रोवाइड करनी चाहिए या जो हमारा सेक्शन है वो टॉर्शन जितना हमें रिक्वायर्ड है उसको वो फेस कर सकता है। सो उसके लिए हमारे पास क्या है कि टॉर्शनल इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड इफ अल्टीमेट फैक्टर टॉर्शन इज मोर देन अलोएबल टॉर्शन। अलोएबल टॉर्शन आप कैसे निकालते हो? 5 लैम्डा √FC' into ACP square over PCP। अब ACP basically is a enclosed outside perimeter of a concrete section, जो कि एरिया है बेसिकली enclosed एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, और PCP basically is the perimeter of concrete gross area। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ACP is equals to, जैसे आपको नीचे डायमेंशंस के अंदर नजर आ रहा है कि x0 y0 यानी ओवरऑल कंक्रीट का जो सेक्शन है वो हमारा ACP इनक्लोज्ड एरिया कहलाएगा, जो कि हमारे पास वैल्यू 368 इंच स्क्वायर आ गई। और जो पेरीमीटर है PCP बेसिकली वो आपके दोनों साइडों को आप ऐड कर देते हो x1 प्लस x0 प्लस x0 प्लस y0 प्लस y0 यानी 4 डायमेंशंस हैं, तो हमारे पास 2 टाइम्स x0 प्लस y0 जो है वो वैल्यू आ जाती है। तो पेरीमीटर हमारे पास 78 इंचेस आ गया। उसके बाद हमने अलोएबल टॉर्शन फाइंड आउट किया, जो कि तमाम वैल्यूज आपने जब पुट की 0.751 लैम्डा इज अ टाइप ऑफ कंक्रीट फैक्टर, 5 √FC' बेसिकली इज 4000, और ACP स्क्वायर हमारे पास 368 स्क्वायर डिवाइड बाय 78 PCP, जो टोटल वैल्यू आई वो 82.36 किप इंच की। हमारा जो सेक्शन है वो 82.36 किप इंच जो है वो टॉर्शन रेजिस्ट करेगा, लेकिन जो अलोएबल या फैक्टर जो मैक्सिमम टॉर्शन है वो 360 है जो कि ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर हमने टॉर्शन इन्फोर्समेंट को प्रोवाइड करना है। नोट दैट इफ
factor torsion is less than 82 या allowable torsion, so torsional reinforcement is not required but shear reinforcement may be required, क्योंकि shear पिछले केस में हमने चेक किया पिछली स्लाइड के ऊपर तो shear भी required था। तो अगर यहाँ पे torsion आपका एक्सीड नहीं करता आपके allowable torsion से, फैक्टर torsion ज्यादा नहीं आता या अल्टीमेट टॉर्जन, तो उस केस के अंदर हम टॉर्जन को तो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन शेयर जो है वहां पे आपने एडिशनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी थी। सो नाउ स्टेप नंबर 3A वी हैव टू डिजाइन फॉर शेयर। अल्टीमेट शेयर इज इक्वल्स टू जो टोटल सेक्शन की शेयर है वो कंक्रीट के शेयर और स्टील के शेयर के कम्युलेटिवली इक्वल है। तो कंक्रीट का जो स्टील का शेयर है बेसिकली आप कैसे निकालते हो, टोटल फैक्टर्ड शेयर माइनस कंक्रीट शेयर डिवाइडेड बाय 5 फैक्टर। टोटल शेयर हमारे पास था 48 टोटल शेयर था, और जो हमारे पास 48 इज इक्वल्स टू 31.1 प्लस 0.75 इंटू वी एस। बेसिकली आपने पिछले जो फार्मूला है इसके अंदर रखा तो वी एस की जो वैल्यू आई वो 0.75 वी एस आ गई थी। तो यहाँ पे टोटल फैक्टर्ड शेयर हमारे पास 48 था। जैसे इसको हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो अल्टीमेट शेयर ड्यू टू स्टील हमारे पास वैल्यू आ गई 22.5। सो कंपेयर द कैलकुलेटेड वी एस विद द मैक्सिमम परमिटेड वैल्यू। जो मैक्सिमम परमिटेड वैल्यू कितनी है 8 टाइम्स √f/BWD अकॉर्डिंग टू ACI सेक्शन 11.4.7.9. So if calculated VS is less, proceed with the design. If not, increase the dimensions of the section. अगर आपका यहाँ पे 8 √FC' वैल्यू आपकी जस्टिफाई नहीं कर रही तो उस केस के अंदर जो है हमने सेक्शन के डायमेंशंस को इम्प्रूव कर लेना है। उसके बाद हमने मैक्सिमम शेयर जो फाइंड आउट किया वो आया 166.6K, जो कि स्टील के जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है शेयर की उससे ज्यादा है। सो शेयर वेब रिइंफोर्समेंट जो है आपने किस तरह से फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टील ओवर एस इज इक्वल्स टू VS ओवर FYD। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। AV बेसिकली इज द एरिया ऑफ 2 legs ऑफ द स्टीरप्स, और S जो है वो स्पेसिंग है दोनों बार्स के दरमियान या स्टीरप्स के दरमियान। उस तरह से हमने इस इक्वेशन को यूज करना है शेयर रिइंफोर्समेंट के लिए। सो AV ओवर F 2 legs के लिए जब हम फाइंड आउट करते हैं जो कि VS ओवर FYD हमारे पास है जो कि आया 0.018 इंच स्क्वायर पर इंच। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 लेग के लिए आ जाता है 0.009 इंच स्क्वायर पर इंच। उसके बाद हमने अल्टीमेट जो टॉर्जन था 360 की पिंच, डिटरमाइन द सेक्शनल प्रॉपर्टीज अज्यूमिंग 1.5 इंच कंक्रीट कवर एंड नंबर 4 जो है वो डायमीटर स्टीरप्स हैं। सो x1 हमारा क्या हो जाता है, शॉर्टर साइड डिस्टेंस जो कि विड्थ टू सेंटर ऑफ स्टीरप्स, सेंटर ऑफ स्टीरप से लेके आप सेंटर ऑफ अदर स्टीरप तक डिस्टेंस ले रहे होते हो। तो 16 टोटल हमारे पास इफेक्टिव विड्थ थी सेक्शन की, माइनस 2 टाइम्स 1.5 is concrete cover plus 0.25 basically is half of the stirrup जो कि हमने कंसीडर करना है। उसके बाद हमारे पास जो डिस्टेंस x1 आया वो 12.5 इंचेस आया। इसी तरह से जब आप y साइड के ऊपर कंसीडर करते हो डेप्थ, क्योंकि हमने x0 y0 और x1 y1, x0 हमारे पास टोटल जो है वो विड्थ थी और y0 हमारे पास टोटल उसकी डेप्थ थी। यहाँ पे x1 जो है हमारे पास हो जाता है सेंटर ऑफ वन स्टीरप टू सेंटर ऑफ अदर स्टीरप तक डिस्टेंस, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर जहाँ पे हमने ACP PCP की बात की थी वहाँ पे हम कैलकुलेट कर आए थे। तो यहाँ पे हमारे पास A0H बेसिकली क्या होता है x1 y1, और एरिया ऑफ A0H basically is the area enclosed by center line of the outermost closed transverse torsional reinforcement, and A0 basically is the gross area enclosed by shear flow path and may be taken as 0.85 of A0H। यानी A0H जब आप x1 y1 से टोटल ग्रॉस एरिया फाइंड आउट करते हो तो टोटल A0 जो है वो 85% ऑफ द क्रिटिकल एरिया कंसीडर होता है जो कि टोटल ग्रॉस एरिया का। उसके बाद हमारे पास फाई जो है वो एंगल है जो कि कंप्रेशन एंगल डायगोनल एंगल है जो कि हम 30 डिग्री से 60 डिग्री के दरमियान ले रहे होते हैं। नॉर्मली हमारे पास 45 डिग्रीज होती है। A0H हमने जब फाइंड आउट किया x1 और y1 से जो 244 इंच स्क्वायर आया। A0 हमारे पास 0.85 ऑफ A0H होता है जो कि 207.2 इंच स्क्वायर आया। तो पेरीमीटर हमारा क्या हो जाता है 2 इंटू x1 प्लस y1 जो हमारे पास 64 इंचेस आया। थीटा हम यूज कर रहे हैं 45 डिग्रीज और कॉट थीटा हमारे पास कांस्टेंट 1 है जो कि हम इक्विलिब्रियम टॉर्जन के लिए कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम सेक्शन की ओवरऑल एडिक्वेसी को चेक करते हैं। सेक्शन की एडिक्वेसी क्या है कि टोटल जो फार्मूला है लेफ्ट साइड के ऊपर वो अल्टीमेट शेयर ओवर BWD होल स्क्वायर प्लस factor torsion into pH over 1.7 into A0H whole square should be less than equals to 5 VC over BWD plus 8 times concrete compressive strength।
अब 5VC बेसिकली हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर फाइंड आउट किया था जो कि 31.1 किप्स था, और VC हमारे पास सिर्फ कंक्रीट की वजह से जो आया वो 41.5 आया। 5 की वैल्यू 0.85 आप डिवाइड कर दोगे 31.1 ओवर 0.85 तो आपके पास वैल्यू 41.5 आ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड तमाम वैल्यूज आपने पुट की तो पीएच आपके पास पेरीमीटर था जो 64 है, बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर रहा है जो कि 271 पीएसआई था। इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड के ऊपर तमाम वैल्यूज जो रखी, फाई हमारे पास 0.75 है तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई वो 475 psi आई, जो कि अगेन ज्यादा है लेफ्ट हैंड साइड 271 psi से। देयरफॉर वी कैन से दैट सेक्शन प्रोवाइडेड इज एडिक्वेट एंड वी हैव टू मूव ऑन इन द डिजाइन। उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं रिक्वायर्ड क्लोज्ड स्टीरअप्स एरिया ड्यू टू टॉर्जन के ओवरऑल टॉर्जन की वजह से क्लोज्ड स्टीरअप्स का एरिया कितना होना चाहिए। दैट इज फार्मूला इज 80 ओवर s इज इक्वल टू नॉमिनल टॉर्जन डिवाइड बाय 2 into a naught fyt into cot theta। सो नॉमिनल टॉर्जन बेसिकली क्या होता है, जो कि अल्टीमेट टॉर्जन डिवाइड बाय 5 फैक्टर आप डिवाइड करते हो तो टोटल हमारे पास नॉमिनल टॉर्जन जो आया वो 480 की पिंच आ गया। कॉट थीटा हमारे पास 1 है, ए नॉट हम पीछे ऑलरेडी फाइंड आउट करा है जो हमने 0.85 ऑफ ए नॉट एच लिया था जो कि 207.2 इंच स्क्वायर है। अब 80 ओवर एस हमारे पास जो वैल्यू आई वो पर वन लेग हमारे पास 0.019 इंच स्क्वायर पर इंच की जो वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन्फोर्समेंट चेक करते हैं कि इधर लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट हमें कितना रिक्वायर्ड एडिशनल प्रोवाइड करना है। AL इज इक्वल टू 80 ओवर एस इंटू PH FYT ओवर FY इंटू कॉट थीटा स्क्वायर। 80 ओवर एस हमारे पास जो अभी हमने पिछली स्लाइड के ऊपर 0.019 निकाला था। पीएच हमारे पास पेरीमीटर था जो कि 64 इंचेस है। FYT और FY दोनों 60 के SI इक्वल हैं क्योंकि स्ट्रेसेस जो हैं वो हम मैक्सिमम कंसीडर कर रहे हैं। तो कॉट थीटा हमारे पास 1 था तो लॉन्गिट्यूडनल जो स्टील आया वो हमारे पास 1.21 इंच स्क्वायर आ गया। मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील के लिए एक एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, 5 times under FC dash ACP over FY minus 80 over S into PH FYT over FY। तो यहाँ पे हमने मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील फाइंड आउट करना है पहले। तो मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल के लिए ACP हमारे पास 368 इंच स्क्वायर था, 80 ओवर S 0.019, FY और FT जो है FYT दोनों 60 के SI हैं। मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील जो वैल्यू आई वो 0.72 इंच स्क्वायर आई। जो डिजाइंड वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल स्टील की थी वो 1.21 इंच स्क्वायर है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी हैव मिनिमम वैल्यू कम है हमारी, तो जो डिजाइंड वैल्यू है उसको हमने यूज करना है। सो लॉन्गिट्यूडनल एरिया ऑफ स्टील हमारे पास 1.21 इंच स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं टोटल एरिया ऑफ क्लोज्ड स्टीरअप फॉर वन लेग AVT ओवर S इज इक्वल टू 80 ओवर S प्लस AB ओवर 2S। AVT हमारे पास क्या है 0.018 ओवर 2 जो कि हमने 80 ऑलरेडी पीछे निकाल के आए थे वन लेग का, डिवाइड बाय 2 प्लस 0.0019 जो कि हमारे पास वन लेग के लिए स्टीरअप था या स्पेसिंग थी, जो कि हमारे पास टोटल AVT वन लेग के लिए आया 0.028 इंच स्क्वायर पर इंच। सो यूजिंग नंबर 4 स्टीरअप्स, नंबर 4 बार हमने स्टीरअप्स के लिए यूज करनी है। एरिया ऑफ वन लेग जो है वो हमारे पास 0.2 इंच स्क्वायर है। सो स्पेसिंग हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल एरिया ऑफ बार 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल AVT हमने वन लेग का कितना है 0.028 इंच स्क्वायर पर इंच। तो टोटल स्पेसिंग हमारे पास आ गई 7.14 इंचेस, जिसको हमने राउंड अबाउट करके या थोड़ा सा मिनिमाइज करके 7 इंचेस चूज कर लिया। उसके बाद हम मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं कि ओवरऑल मैक्सिमम स्पेसिंग हमारी PH बाय 8 कितनी होनी चाहिए। पेरीमीटर 64 डिवाइड बाय 8 टोटल 8 इंचेस आया, या मिनिमम जो है वो 12 इंचेस। जो डिजाइन जो स्पेसिंग थी वो 7 इंचेस आ रही थी, तो जो कि हमने दोनों वैल्यूज से कम है तो इस वजह से हम 7 इंचेस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील जो है वो कितना होना चाहिए, जो कि 50 टाइम्स BW ओवर FYT हमारे पास वैल्यू आई 0.013133 इंच स्क्वायर पर इंच, जो कि वैल्यू हमारी 0.028 इंच स्क्वायर पर इंच जो प्रोवाइड की है उससे कम है, तो इस केस के अंदर हम मिनिमम को इग्नोर कर रहे हैं। सो हमारे जनरल सेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए जो एक एरिया आया था टोटल वो 1.21 इंच स्क्वायर था। यूज 1/3 एट द टॉप और 1.21 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि जो आपका टोटल एरिया आया है स्टील का जो कि आपने प्रोवाइड करना है एज अ टॉर्शन रेजिस्टेंस। टॉर्शन रेजिस्टेंस के अंदर जो एरिया था टोटल वो 1.21 इंच स्क्वायर है, इसका 1/3 हमने प्रोवाइड करना है टॉप बार्स के साथ ऐड कर देना है। So to add to the compression steel and 1/3 हमारा 0.4 इंच स्क्वायर जो है वो बॉटम टेंसाइल स्टील के साथ ऐड हो जाएगा, और रिमेनिंग जो 1/3 है वो आपका मिड के अंदर प्रोवाइड होगा। सो
तो टोटल बार ऑफ टॉप बार्स के अंदर पहले 4 बार्स थी जिसके अंदर आपने 0.4 दोबारा मजीद ऐड कर दिया जो कि टोटल एरिया ऑफ स्टील हो गया 0.8 इंच स्क्वायर। अब हमने 5 नंबर की बार प्रोवाइड करनी है ताकि हमारा जो टॉर्जन है वो उसको रेजिस्ट कर सके। तो न्यू कंप्रेसिव एरिया हमारे पास क्या आ गया 0.91 इंच स्क्वायर। इसी तरह से हमने जो टोटल बार्स प्रोवाइड की थी बॉटम के अंदर वो 5 नंबर 9 की बार्स थी। अब हमने 5 नंबर 5 की बार्स जो है वो हमने प्रोवाइड की प्लस 0.4 इंच स्क्वायर उसके अंदर ऐड कर दिया तो टोटल करेक्टेड एरिया जो हमारे पास आया वो 5.4 इंच स्क्वायर आ गया था। अब हमने 10 नंबर की बार्स हमने मजीद बढ़ा दी और 3 जो है वो 9 नंबर की बार हो गई और 10 नंबर की बार हो गई जिनका टोटल एरिया ऑफ स्टील जो है वो 5.53 इंच स्क्वायर हो गया। So यहाँ पे to find the distribution of longitudinal bars at mid depth use 2 नंबर 4 बार्स जिनका एरिया ऑफ स्टील जो है वो 0.4 इंच स्क्वायर था। अब हमने जब पहला जो डिज़ाइन अगर आप चेक करें स्टार्ट के अंदर एक्सप्रेशन के साथ तो वो 2 नंबर की 4 बार्स थी कंप्रेशन के अंदर। अब डिज़ाइन इन्फोर्समेंट चेंज हो गई 5 नंबर की बार आ गई कंप्रेसिव स्टील में और 10 नंबर की बार्स 3 नंबर 9 की बार्स जो है ये हमने 5 नंबर 5 जो है वो बार्स प्रोवाइड की एज अ टेंशन स्टील और 4 नंबर की बार्स सेंट्रोइड सेक्शन के अंदर आपने प्रोवाइड कर दी जो कि 4 नंबर की बार्स हैं। ये टोटल ओवरऑल आपकी स्पेसिंग है और ये हमारा जो है डिज़ाइन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे नाउ वी हैव एन असाइनमेंट क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता है आपके जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया उसी से। यहाँ पे जो शेयर है उसके अंदर आपने रोल नंबर अपना ऐड कर देना है और जो आपकी अल्टीमेट इक्विलिब्रियम टॉर्शन है उसके अंदर भी आपने रोल नंबर ऐड कर दिया और कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ हमने बढ़ा दी। तो अगर हम कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं और टॉर्जन और जो आपका फैक्टर्ड शियर है वो भी दोनों इंक्रीज हो जाती हैं तो उस केस के अंदर ओवरऑल क्या हमें सेक्शनल इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है या नहीं है इस सेक्शन को आपने चेक करना है। उसके बाद जो है वो आपने इसको डिज़ाइन करना है एंड यू हैव टू सबमिट इट फॉर योर असाइनमेंट पर्पस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।